हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में हमारा चल रहा है उत्तराखंड की हिस्ट्री, है ना। जिसमें लास्ट जो है हमने किया था चंदवंश की सामान्य जानकारी। जो बेसिक चीजें थी वो मैं आपको बता चुकी थी, जिससे कई बार क्वेश्चन बनते आए हुए हैं और आगे भी बनेंगे, है ना। तो अब हम शुरू करते हैं। एक एक पूरे 62 राजा हुए थे, मैंने चंद्रवंश में बताया था। पूरे के पूरे तो नहीं पढ़ने हैं, लेकिन एक एक करके समझते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है उनको हम देख लेते हैं जल्दी से। और फिर 62 के तो नहीं, थोड़े कुछ कुछ राजा ऐसे हैं जिनका इतिहास काफी अच्छा खासा है ना। और जिन्होंने बहुत सारे अपने पूरे कार्यकाल में कुछ तो अच्छे काम किए हैं। अच्छे काम बोलने का मतलब है कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और वैसे भी अगर हम देखेंगे तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ना। तो चलिए फिर कहानी शुरू आज की करते हैं और देखते हैं कि आज हमको क्या क्या मिलने वाला है। चलिए, ये है तुंगनाथ महादेव मंदिर। ये आपको पता ही होगा, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है ना। अब कई जगह तो ये कहा जाता है कि एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, क्योंकि ये 12,073 फीट की ऊंचाई पर है। और कई कई मान्यता है कि ये जो है पूरे वर्ल्ड का, यानी कि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है ना। तो ये एक बात हो गई। बाकी इसकी शीतकालीन, जो इस मंदिर की शीतकालीन पूजा है, वो जो है ऊखीमठ में संपन्न की जाती है। और अगर इसकी वैसी मान्यता देखेंगे हम पौराणिक, तो वो ये है कि यहाँ पर क्या किया था, पांडवों ने इसको बनाया था। ठीक, तो पांडवों ने शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए बनाया था। तो आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ तो कभी, है ना, बुलावा आया मंदिरों के लिए, तो मुझे लगता है स्पेशली कि आज्ञा होनी चाहिए ऊपर वाले की, है ना। तो आप जरूर जाइएगा। और ऐसे ही आपकी, हम मतलब खुद ही उत्तराखंड में होने के बावजूद भी अगर इतनी अच्छी चीजें हैं और हम नहीं जा पा रहे हैं, लोग बाहर से आते हैं। अभी तो यात्रा सीजन शुरू हो जाएगा, तो आप देखोगे कि खूब लोग बाहरों से, कहाँ कहाँ से, बद्रीनाथ, केदारनाथ। और हम में से बहुत ऐसे होंगे उत्तराखंड के होने के बावजूद भी नहीं जा पाते हैं ना। तो ये एक बात है, समय मिलिए तो जरूर जाइएगा। और प्लस आज्ञा अगर हो जाती है शिव भगवान की, तो बिल्कुल आपको बुलावा आएगा और आप जाएंगे। चलिए फिर आज की कहानी जो है शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री, है ना। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे चंदवंश। ठीक है, चंदवंश सामान्य जानकारी जो है वो मैं आपको कल बता चुकी थी। आज हमको पहला राजा पढ़ना है, सीधा पॉइंट पॉइंट पे काम करते हैं। सोमचंद। ठीक, ये कहानी मैं आपको बता चुकी थी कि कैसे कैसे आया, है ना। आया और फिर ब्रह्मदेव की पुत्री चंपा से शादी कर दी। ब्रह्मदेव भी पता नहीं क्या ही खुश हो गए और इनको जो है बेटी की शादी कर दी। कुछ तो बात रही होगी, है ना। ऐसे ही नहीं किसी ने अपनी बेटी को किसी के हाथ में दे दिया है, यही वाली बात होगी, है ना। चलिए, तो खैर एक बात हो गई। अभी एक केस हुआ था, है ना। अभी एक केस हुआ कि रुद्रप्रयाग में शादी, मतलब रुद्रप्रयाग के थे शायद लड़का लड़की, और उनकी शादी हुई थी यहाँ पे। कहाँ पे, मतलब शादी हुई थी। और मोमडन थी फैमिली दोनों, मतलब, है ना। तो घर वालों की रजामंदी से शादी हुई थी। अब उसमें ये चल रहा है कि जो लड़का है उसने क्या कर दिया था, लड़की को मार दिया था दहेज के चक्कर में। मतलब लड़के ने ही क्या मिला मारा, पूरी फैमिली ने मिल के मार दिया। खुद ही बाद में पकड़ करके डेड बॉडी को ले गया इंद्रेश हॉस्पिटल में, यहीं रहते थे देहरादून में ही, है ना। तो लेके गया और तब तक तो बेचारी मर गई थी। सीधी सादी थी बोला, और प्रेग्नेंट भी थी 3-4 महीने की। तो ऐसी भी स्थिति है। अब दहेज का ही मामला था या कुछ और मामला था, कहीं कहीं उसमें न्यूज वगैरह और उनमें तो मैं देख रही थी कि लड़के का कहीं और भी अफेयर था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो बेचारे ने जिंदगी खत्म कर दी। किसी को मारना सोल्यूशन नहीं है। आपका नहीं पट रहा है, नहीं जम रहा है, तो आप सेपरेट हो जाए, है ना। जिंदगी तो ऊपर वाले की बड़ी खूबसूरत देन है, और इसको ऐसे ही गंवाना फिर बेवकूफ़ी है। आपका नहीं हो रहा है तो किसी की बहन बेटी को मारने से बढ़िया है आप क्या कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। एक बात हो गई। तो ऐसी स्थिति भी है ना। और ऐसी न्यूज़ें सुनते हैं तो बड़ा बेकार, मतलब मन खराब हो जाता है कि भाई क्या दुनिया कहाँ से आ गया। मतलब बहुत सस्ती जिंदगी अभी लगने लगी है, कि बहुत ज्यादा आसान हो गया है किसी को मारना कूटना सब कुछ, है ना। खैर, तो आ जाते हैं सोमचंद पे। सोमचंद की शादी हो गई थी, दहेज में 15 बीघा जमीन भी मिल गई, चंपावत की कोतवाल छावनी भी मिल गई, राजा भी बन गया। अब जब राजा बनेगा तो राजा फिर क्या करेगा, अपने तरीके से साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करेगा, बड़ा करने की कोशिश करेगा, सब कुछ, है ना। तो चलिए पहले देखते हैं पॉइंट, एक एक करके पॉइंट समझते हैं सोमचंद के बारे में। हम पहले ही पढ़ चुके हैं सोमचंद के बारे में। चंपावत में अब जब इसने शादी कर ली,
तो ब्रह्मदेव ने अपनी बेटी तो दी है ना, ब्रह्मदेव ने क्या किया, अपनी बेटी तो दी, साथ में इसको क्या है, चंपावत में इसने फिर क्या कर दिया, अपनी बेटी थी 15 बीघा जमीन तो दे ही रखी थी। तो ये कहता है कि भाई अब कब तक ससुर के घर में रहूंगा, है ना, आज तक तो शादी वादी नहीं हुई थी, है ना, पटाने के चक्कर में भी रहना पड़ता था, अब कब तक रहूंगा। इसने क्या कर दिया कि भाई अपना भी तो किस सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, स्वाभिमान भी तो कोई चीज होती है, कब तक रहेंगे ऐसे घर जवाई बन के। 15 बीघा जमीन तो मिल गई है, शायद हो सकता है ब्रह्मदेव ने और हेल्प करी हो, और इसने अपने लिए किला बनवा दिया, जिस किले को कहा जाता है चंपावत में राजबूंगा किला। ठीक है भाई, रहेगा भी तो उसको भी तो रखेगा कहीं, राजबूंगा किला, किसको, चंपा को, बीवी बन गई है तो उसको भी तो कहीं रखेगा, राजमहल होना चाहिए अपना, आप राजा है, कोई मजाक बात थोड़ी है। तो इसने अपने लिए राजबूंगा किला, सबसे पहले इसने किला, तो सबसे पहले आदमी रहने का ही ठिकाना ढूंढता है, बाकी चीजें तो होती रहेगी, है ना। तो इसने राजबूंगा किला जो है अपने लिए बना दिया, कहाँ, चंपावत में। और ये क्वेश्चन कई बार शायद आया हुआ था कि इस किले को इसने किस आकार में बनाया, अंडाकार आकार में, ठीक है, अंडाकार आकार में इसने इस टाइप से कुछ बनाया था, ये किला जो है इसने इस टाइप से बनाया। अभी आप देख सकते हो उसको गूगल वगैरह पे, पूरा तो नहीं है, बिल्कुल जर्जर स्थिति में आ गया है, थोड़ा बहुत ही बचा खुचा हुआ है, बड़ी मतलब अभी स्थिति उसकी वैसी हो गई, लेकिन होना चाहिए, है ना, अगर सरकार चाहे तो इन पे भी काम कर सकती है। बूंगा होता है, किला होता है स्थानीय भाषा में, जैसे बूंगा होता है ना, बूंगा आ रहा है, वैसे राज किला होगा, किला ही तो है ये, तो बूंगा किला को ही बोला जाता है स्थानीय भाषा में। क्या पता आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो ध्यान रखना है, स्थानीय भाषा में किले को ही बूंगा कहा जाता है, लोकल लैंग्वेज होती है जो, बूंगा किले का ही होता है। इस समय काली कुमाऊं में, अब समझिए, ऐसा थोड़ी था कि ब्रह्मदेव ही पूरे कुमाऊं पर शासन करके बैठा हुआ होगा, है ना। तो ब्रह्मदेव ने जब शादी कर ली इससे, तो बाकी जो थे और छोटे छोटे राजा होंगे वो चिढ़ गए, चिढ़ना जायज भी है कि भाई कहाँ से सोमजन, कहाँ दूसरी जगह से आया, कहाँ इसने अपनी बेटी की शादी करी, फिर उसको पूरा किला विला और पूरा मतलब शासन ही सौंप दिया। तो जो छोटे छोटे राजा थे, सबके सब जो है ना, अलग अलग एरिया में कर रहे थे, शासन कर रहे थे, है, तो अलग अलग जगहों पर अलग था। जैसे हम देखेंगे चांडाल, मतलब चांडाल वो नहीं, बेकार वाले शासन कर रहे थे, ये अलग अलग जो है इस समय काली कुमाऊं। अच्छा, चंपावत का पुराना नाम ना काली कुमाऊं भी है ना, काली कुमाऊं। तो कई कई बार जो है काली कुमाऊं भी देखने को मिलेगा आपको, तो आप ये मत बोलना कि, ये मत सोचना कि काली कुमाऊं क्या लिख रही है ना, कुमाऊं चंपावत का ही पुराना नाम है। तो यहाँ पे कौन कौन शासन कर रहा था, देखिए, चांडाल जाति यहाँ पे शासन कर रही थी, खस कर रहे थे, है ना, द्रविड़ कर रहे थे, मेद, ये सारी जो है, मतलब ये लोग भी अलग अलग जगहों पर शासन कर रहे थे, छोटे छोटे राजा थे, है ना। नाग अगर हम देखेंगे तो ये छोटे छोटे राजा जो है अलग अलग इसी के समय पर शासन कर रहे थे पहले से। सोमचंद तो बाहर से ही आया था। अब क्या होगा, देखिए आगे समझते हैं, आगे की कहानी। शासन कर रहे थे, ये सब के दो धड़ थे, धड़ समझते हो, धड़ मतलब मुंडी वाला धड़ नहीं, गढ़वाली में बोला ना धौड़ा बल, धौड़ा मतलब धड़ है, मतलब ऐसे ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, ऐसे बोलते हैं ना। तो कहीं कहीं तो धड़, धौड़ा जो है उसको भी बोलते हैं खेत को, छोटा छोटा, जैसे ऊपर वाला खेत और नीचे वाला खेत, है ना। तो ये जो जितनी भी ये जातियां थी, ये दो धड़ों में विभक्त थी, है ना, दो धड़ों में ये विभक्त थी। एक तो आपकी थी विभक्त थी, एक थी आपकी मल्लाधड़, मल्लाधड़, और एक थी आपकी तल्लाधड़। धड़ मतलब क्या होता है, भाग, ठीक है, पार्ट, धड़, तल्ला पार्ट, तल्ला धड़ ही लिखेंगे हम क्योंकि पार्ट तो आपसे नहीं पूछेगा। मल्लाधड़ और तल्लाधड़ में ये थे, है ना। तो इन्होंने क्या, ये सब मल्लाधड़ और तल्लाधड़ में डिवाइड थे। मल्लाधड़ के जो मुखिया होते थे, मतलब इन जितने भी शासन रहते होंगे, और मल्लाधड़ के मुखिया होते थे, वो होते थे मेहर, है ना, नहीं, हाँ, वो होते थे मेहर, मेहरा बोल सकते हैं इसको, मेहरा। और तल्लाधड़ के होते थे फर्तियाल, फर्तियाल, मतलब पूरे तल्लाधड़ का जो मुखिया होगा वो उनको कहेंगे मेहर, और इसका मुखिया होगा जो, उसको कहेंगे फर्तियाल। तल्लाधड़ और मतलब फर्तियाल, ठीक है। तो मल्लाधड़ के मेहरा, मौ से मल्ला, मौ से मेहरा, तल्लाधड़ का फर्तियाल, ये मुखिया होते थे। अब
पूरा इतना डिस्ट्रीब्यूट तो कहीं है नहीं कि भाई मल्ला में कौन कौन से वंश मतलब चल रहे थे, छोटे छोटे जो जातियां थी, नीचे में कौन था, इसका नहीं, बट आपको मेन मेन चीज ध्यान रखना है, मेहरा और फर्त्याल। इसने क्या कर दिया, और बाद में जो मुखिया मुखिया थे, तो सोमचंद ने इनको अपना सेनापति बना दिया। किसको? मुखिया कौन कौन थे? मेहरा और किसको? मेहरा और फर्त्याल को। फर्त्याल जो मुखिया मुखिया थे उनको अपना सेनापति बना दिया, है ना। उनको क्या कर दिया? मंत्री व सेनापति बना दिया अपने उसमें, क्योंकि मेन थे मंत्री व सेनापति, कि भाई अब तो राजा वही था, तो जब राजा वही है तो वो पूरे पे शासन करेगा। कौन सी छोटी जाति, कौन कौन से शासन, कुछ नहीं, एक ही राजा, पूरा वन नेशन वाले स्थिति आ जाएगी, है ना। तो इसने कहा कि भाई तुम मुखिया हो, मुखिया मुखिया हो, तो मैं जो मेन मेन है उनको ही अपनी सेना में शामिल कर लेता है ना। बाकी तो पूरे सिस्टम को, पूरी जो जातियां हैं उनको तो तुम संभाल ही लोगे, ये एक बात हो गई, है ना। तो ये इसने सोमचंद ने क्या कर दिया, बना दिया। चारान उचार किले का निर्माण भी इसी ने किया था। एक क्वेश्चन आपको आता है, राजबुंगा किले का तो किया ही, चारान उचार, ठीक है, चारान उचार ये भी किले का नाम है, ठीक है। चारान उचार किला ये भी किसने बनाया था? सोमचंद ने ही बनाया था। पता चल रहा है राजबुंगा तो सबने रट लिया, चारान उचार किला आ गया तो आप फंस जाओगे, ये भी सोमचंद ने बनाया था। अब समझिए क्या होगा जब उसने अपने लिए किले का निर्माण करवाया, किसने? सोमचंद ने, है ना। तो मान लीजिए ऐसे भी आकार का है, अगर अंडा आकार का भी है, तो इस किले की सिक्योरिटी के लिए उसने क्या किए? चाराल नियुक्त किए, सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन समझने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, जिनको चाराल कहा गया, जिनको क्या कहा गया? चाराल कहा गया। तो कौन कौन से थे? इस साइड भी किए उसने, इस साइड भी किए, इस साइड भी, चाराल इसलिए ना, चारों की तरफ, चारों तरफ नियुक्ति करने के लिए। तो कौन कौन से किए देखिए, इधर की उसने तड़ागी, ये सब जाति है, ठीक है, तड़ागी किया। इधर उसने कारकी किया, कारकी। इधर बोरा, है ना, और इधर इधर बोरा, ठीक है, बोरा। मतलब ये जातियां हैं, मैं इसको काट दूं, है ना, ये जातियां हैं, तड़ागी, कारकी, बोरा, और एक आपका हो गया इस साइड में चौधरी, ठीक है। तो ये चाराल उसने नियुक्त किए। क्वेश्चन आया हुआ था PYQ कि चारालों की नियुक्ति कौन करता है? तो चारालों की नियुक्ति कौन करता है, मतलब इस अपना जो राजबुंगा किला था, इस किले की देखरेख के लिए उसने चारों तरफ जो है इन जातियों को नियुक्त कर दिया, सिक्योरिटी के पर्पज के। भाई इधर की वाली तुम देखोगे, इधर से कोई हमला उमला होगा, इधर की पूरी तुम इधर इधर इस टाइप से इसने अपने लिए कर लिया। ये मूलतः नेपाल के थे, जो पूरी जातियां हैं ये मूलतः कहाँ की थी? ये मूलतः नेपाल के थे, लेकिन यहाँ पर रह रहे थे, है ना, नेपाल के थे ये चारों की चारों जातियां। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं कहानी। अब क्या हुआ, इसका जो मुख्य सेनापति था, है ना, उसका नाम था कालू तड़ागी। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, मुख्य सेनापति था, है ना, सेनापति, सेना मतलब पूरा सेनापति मतलब पूरे सेना का नेतृत्व करने वाला। तो इसका, है ना, मुख्य सेनापति था कालू तड़ागी, कालू तड़ागी, बहुत खतरनाक था ये कालू तड़ागी, ठीक है। इसी का कई कई क्वेश्चन आता है कि इसी कालू तड़ागी के नाम पर ही काली कुम्मू नाम पड़ा, जो चंपावत का नाम था वो उसी के नाम पे पड़ा। तो अब जब राजा बन गया, कौन? सोमचंद। तो राजा बन गया तो अब ये क्या करेगा? साम्राज्य किला भी बन गया, शादी भी हो गई, है ना, राजा भी बन गया। और अब क्या करेगा? अब राजा का काम क्या होगा उस समय का? साम्राज्य विस्तार करना। अब छोटे छोटे अगल बगल के राजाओं से युद्ध करेगा, अपने में शामिल करेगा और बड़ा अपना शासन करेगा, शासन फैलाएगा। तो अब ये क्या करेगा? इसने क्या कर दिया, कालू तड़ागी था जिसकी सहायता से इसने, मतलब कालू तड़ागी की सहायता से इसने सबसे पहला आक्रमण डोनकोट पे किया, है ना। इसने सबसे पहला आक्रमण स्थानीय ही कोई लोकल, पहले तो आज एकदम दूर थोड़ी लड़ेगा, पहले अगल बगल को ही लड़ेगा, है ना, अगल बगल को मिलाएगा, धीरे 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 फिर साम्राज्य विस्तार करेगा। तो डोनकोट चंपावत में ही कोई राजा था, डोनकोट पड़ेगा चंपावत, है ना। और चंपावत का कोई राजा था, स्थानीय रावत राजा था, है ना, स्थानीय कोई क्या था? रावत राजा, स्थानीय रावत, जो किस जाति का था? खस, ओहो खस। तो इस पर इसने पहला अटैक किया। अटैक का मतलब पहला आक्रमण, ये पहला आक्रमण था इसका, पहला आक्रमण। किसकी सहायता से? क्योंकि इसको पता था कि मेरे पास कौन है? कालू तड़ागी। सेनापति अगर अच्छा मिल गया तो आधा युद्ध आप वैसे ही जीत जाते। जैसे पवार वंश में भी आप देखोगे, कौन?
तिब्बत के माधो सिंह भंडारी, है ना। तो ये सेनापति अच्छे मिलने से आदि मतलब युद्ध जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और इसकी सहायता से इस पर अटैक तो किया इसने, मतलब आक्रमण तो किया, साथ में जो अगल बगल छोटे छोटे आसपास गांव थे उनको भी इसने जीत लिया, किसने, सोमचंद ने, ठीक है, और अपने साम्राज्य में मिला दिया। आगे देखते हैं, रावत राजा का किला राजबुंगा के समीप ही था, मतलब जो इसका किला होगा रावत राजा का, वो राजबुंगा, जैसे राजबुंगा है तो आसपास ही रहा होगा, है ना, तो इसीलिए इसने सबसे पहले आसपास के, अब जैसे ऐसे छोटे छोटे गांव रहे होंगे, इन पर इसने अटैक कर लिया, किसने, सोमचंद ने। और ये अगर यहाँ तक अटैक किया तो ये भी एरिया यहाँ तक किया, तो ऐसे ऐसे ये फैलाता गया, अपना पूरा शासन बड़ा करता गया, ठीक, सोमचंद धीरे धीरे फैलाता गया। उसके बाद जो है इसने क्या, वर्तमान में कोतवाल चबूतरा कहते हैं, मतलब जो रावत राजा का किला था, है ना, जिस पर इसने अटैक किया था, जो खस राजा था, तो वर्तमान जो उसे क्या कहते हैं, वो जो किला था किसका था, वो रावत राजा का जो किला था उसे वर्तमान में क्या कहते हैं, कोतवाल, है ना, कोतवाल चबूतरा कहा जाता है। अभी भी है ये, ऐसा जगह थोड़ी मिट जाती है, कोतवाल, तो क्या कहा जाता है इसको, कोतवाल, ना, कोतवाल चबूतरा कहा जाता है। एक तो ये पता नहीं क्या दिक्कत है इसको, कोतवाल चबूतरा कोतवाल चबूतरा कहा जाता है वर्तमान में किसको, जो रावत राजा का रहा होगा, अभी भी है ना। लोग मर जाएंगे, मतलब कोई कितने सारे राजा हम पढ़ते हैं इतिहास में, कोई नहीं है लेकिन जगह तो वही है ना। तो इस पर इसको वर्तमान में क्या कहा जाता है, कोतवाल चबूतरा कहा जाता है। अभी भी होगा ये चंपावत में, जो वहां के लोग होंगे उनको ज्यादा बेहतर पता होगा। अगर कभी कोई वीडियो देखे तो जरूर इस चीज को क्लियर करना कि ये है या नहीं है मैम, और कैसा है, जिस भी टाइप से आप करना चाहोगे, है ना। सोमचंद का दीवान सुनिधि चौहान था, दीवान था इसका सोमचंद का निधि चौहान, ठीक है, सुनिधि, है ना, चौबे, चौहान नहीं, चौबे, ठीक है, सुनिधि चौहान, मुझे उनकी याद आ रही, वो है ना एक गायिका, चौबे। इसके बाद आगे देखते हैं, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति भी सोमचंद करता है। चौथानी ब्राह्मण, ये भी आया क्वेश्चन है जो मैं आपको लिखा रही हूँ, चौथानी ब्राह्मण, या चाराल आपसे कई बार पूछता है, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति भी सोमचंद करता है ना, जिसमें था तिवारी, अगर आप देखोगे तो कौन कौन से थे, तिवारी थे, सिमल्टिया पांडे थे, है ना, सिमल्टिया पांडे, और उसके बाद देखेंगे सिमल्टिया पांडे हो गया, बिस्ट हो गया, है ना, बिस्ट, और देवलिया पांडे। कई कई इसका जोशी भी मिलता है किताबों में, ठीक है, कई कई जोशी भी मिलता है, तो ये पता नहीं, वैसे तो चौथानी में तो 4 ही ब्राह्मण आएंगे, लेकिन कई कई किताबों में जोशी भी है, तो इसको देख लेना, मतलब ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। चंपावत को 5 थोकों में बांटा इसने, मतलब पूरे चंपावत को, ताकि ये तो चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करी थी, इसमें से आ सकता है कि कौन सा चौथानी ब्राह्मण में नहीं था। अगर थोड़ा डेप्थ क्वेश्चन बनाएगा, एग्जामिनर का मूड खराब होगा तो ऐसे पूछ सकता है, नहीं तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किस चंद राजा ने करी, है ना। तो चलिए यहाँ की कहानी खत्म करते हैं, आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, इसने जो पूरा चंपावत था, है ना, मान लो ये पूरा चंपावत है ना, मान लो ये पूरा चंपावत है, तो इसने देखा कि पूरे चंपावत को अकेले संभालना मुश्किल है, अभी मैं नया नया राजा हूँ, है ना, मुझे ढंग से यहाँ की जगह भी पता नहीं है कि कहाँ कहाँ पे से रास्ते कौन से कैसे जाना है, कैसे करना है, सब कुछ मैनेज कैसे करना है। तो इसने दिमाग का काम किया, सोमचंद ऐसे ही थोड़ी राजा बना, कुछ तो इसमें बात रही होगी, है ना। तो इसने सोचा कि यार पूरे चंपावत को अकेले अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मैं इसको काबू कर सकता हूँ मैं अपने हिसाब से मैनेज, तो पॉसिबल ही नहीं है, बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि मुझे ढंग से यहाँ की जानकारी भी नहीं पता। तो इसने चंपावत को क्या कर दिया, जैसे ऐसे 5 भागों में बांट दिया, है ना, 5 भागों में इसने पूरे चंपावत को बांट दिया, पर इसको बड़ा बना दे ताकि हमको थोड़ा और आसानी हो। जैसे ये चंपावत था, तो इसने क्या कर दिया, पूरे चंपावत को ऐसे 5 भागों में बांट दिया, कितने हो गए, 5 हो गए, ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 भागों में बांट, तो इसको कहा गया कि थोक, 5 थोकों में इसने बांट दिया, ठीक है, 5, यहाँ तो लिखेगा ही नहीं चाहे कुछ हो जाए, 5 थोकों में, कोई बात नहीं लिख लेते हैं, 5 थोकों में बांट दिया इसने पूरे चंपावत को, ठीक है। कौन कौन से देखते हैं एक बार, एक तो मेहरा, बोला कि इधर वाला पार्ट भाई मेहरा संभालेंगे, है ना, उसके सेनापति भी थे, मंत्री भी थे उसके सेना में ही, मल्ला धड़ और तल्ला धड़ वाले। फिर फर्तियाल, बोला इधर के भाई तुम देखो
है ना। जैसे पहले 2 ही भाग में था, मल्लाधड़ और तल्लाधड़ था, फिर ये आया, इसने कहा कि 2 ही भाग में नहीं 5 भागों में बांट लेते हैं, क्योंकि जितने छोटे-छोटे टुकड़े होंगे उन टुकड़ों को अगर मैं पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को दूंगा तो आसानी होगी संभालने में। इसका दिमाग सही था और अच्छा डिसीजन था। इधर को बोलो कि भाई ये वाला टुकड़ा जो है इसको क्या मतलब एक बड़े चीज पर शासन करने से बढ़िया उसको, ये तो गेस्टाल्ट भी कहते हैं ना, कि अगर आपको कोई जो है होल चीज समझ नहीं आ रही है बच्चे को, तो उसको क्या है पार्ट्स में डिवाइड करो, है ना, टुकड़ों में उसको तोड़ दो और एक एक टुकड़ा उसको समझाओ। एक एक टुकड़ा समझाने के बाद या एक एक टुकड़ा जब वो समझाए तब उनको एक करो। तो गेस्टाल्ट बड़ा साइकोलॉजिस्ट भी रहा हुआ है ना। तो यही बात है। तो इसने भी क्या कर दिया, इनको टुकड़ों में तोड़ दिया। कौन कौन से, फरत्याल हो गया, इधर देव ढेक, है ना, इधर के कोई रहे होंगे देव, इधर के कोई रहे ढेक, इनको संभाल दिया भाई, इन इनको दे दिया, जैसे ये मुखिया मुखिया थे, इन इनको दे दिया कि भाई तुम संभालो इनको, है ना। और करायत, अगर हम देखेंगे अभी 5 थोकों में बांटने का इसका संभालने का भी था। अब मेन संभालने का क्या है, राजा तो है, अगर मान लो किसी से युद्ध करना पड़ेगा तो फरतियाल जाके थोड़ी लड़ेगा, राजा की ही सेना आएगी। लेकिन इसका दिमाग था, इसने कहा कि इतने बड़े चंपा मैं राजा तो बन गया हूँ, शासन चलाने के लिए, राजा बनने के लिए, पूरे जो चेले चपाटे हैं उनको चलाने के लिए पैसा चाहिए। पैसे के लिए हमारे पास मतलब उस टाइम पे, दैट टाइम पे क्या था, एक ही ऑप्शन था, कर लेना और दबा के कर लेना, जितना हो सके कर लेना। राजा अपने अपने, हर राजा आएगा, हर राजा अपने अपने तरीके से टैक्स की जो सिस्टम है, टैक्सेशन है, उसको ही बदल देगा। कोई कम करेगा, कोई 1/6 भाग करेगा, कोई 1/4 भाग करेगा, इस टाइप से, ताकि उस समय की स्थिति क्या है, कोई कोई बहुत अच्छा राजा होगा तो वो टैक्सेशन को बिल्कुल कम कर देगा कि नहीं ठीक है भाई। कोई जो है बहुत वैसा राजा आएगा क्रूर, तो टैक्सेशन को और बढ़ा देगा। तो एक ही चारा था कि टैक्सेशन करना। तो इसने क्या कर दिया, इसने कहा कि इतने बड़े उसमें ढंग से पता नहीं चल रहा कौन टैक्स दे रहा है नहीं दे रहा है, जो भी उसमें अनाज और जो भी मिलता था। तो एक काम करते हैं, इतने भागों में बांट दिया और इनका मेन काम भी आपको बोल दिया। इन 5 का काम क्या था, राजस्व वसूल करना। अब राजस्व कैसे आएगा, उस समय तो कोई और ऑप्शन था नहीं, राजस्व वसूल करना, है ना। तो इनका काम यही था कि भाई राजस्व कलेक्ट करके करके लाओ, है ना, और फिर जो है इधर वाले टुकड़े से तुम इधर इधर और फिर राजा को दो, तो आसानी होगी, कोई छूटेगा भी नहीं, है ना। जैसे जनगणना होती है ना, एक एक जगह दरवाजे पे जाके, अभी तो सारा सिस्टम ही चेंज हो गया। अभी तो आपने न्यूज वगैरह में खूब देखा होगा। चलिए खैर, तो राजस्व वसूल करना था। इन 5 का मुख्य कार्य क्या था, राजस्व को वसूल करना था। यहाँ तक क्लियर हो गया। सोमचंद जो है ना एक मांडलिक राजा था, ठीक है। मांडलिक राजा समझते हो, मांडलिक राजा था, मांडलिक, मांडलिक राजा नहीं पता होगा। मांडलिक का मतलब होता है, मांडलिक राजा, मांडलिक राजा का मतलब होता है जो किसी के अंडर में काम करता है। अंडर का मतलब है किसी दूसरे राजा के अंडर में काम करेगा, जो डोटी यानी नेपाल के राजाओं को टैक्स देता था। ये ऐसा नहीं, इसको मतलब ये टैक्सेशन का, ये जो 5 भागों में इसने बांटे थे, इसके पीछे भी कारण था, क्योंकि ये ऐसा तो था नहीं कि टैक्स लेके सिर्फ अपने पास ही रखता था, इसको डोटी के राजाओं को भी टैक्स देना होता था। तो इसने कहा कि यार इस तरीके से टैक्सेशन हो जाए, कोई छूट गया तो फिर घाटा हो जाएगा। तो इसने क्या कर दिया था, इसने इसलिए ये टैक्सेशन का बड़ा सॉलिड तरीका निकाला। मांडलिक राजा था, किसको कर देता था, डोटी के राजा को। डोटी मतलब नेपाल वाला एरिया, डोटी के राजा को ये कर देता था, ठीक है। अब ये यहाँ तक कि ना भारती चंद जब आएगा, भारती चंद तक के राजा जो है सारे के सारे मांडलिक कहलाएंगे, क्योंकि सारे के सारे टैक्स देते थे किसको, डोटी के राजाओं के, नेपाल के। लेकिन जब भारती चंद आएगा तो भारती चंद बड़ा अकड़ू था। अकड़ू का मतलब, है ना, उसने कहा यार टैक्स हम कलेक्ट करें, जनता मेरी, राजा मैं, शासन सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा कैसे होगा कि हम पूरी मतलब जमा जुमा करके पूरा सिस्टम इतना, फिर हमको सैलरी देनी है, जो भी रहा होगा उस समय पे, है ना। तो ऐसे कैसे कि हम सारा शासन हमारा, एरिया हमारा, और हम टैक्स जो है कलेक्ट करके डोटी के राजा क्यों दें, हम नहीं देंगे। तो इसने जो है विरोध किया। जब विरोध किया तो उधर से फिर इसका युद्ध होगा, है ना। डोटी के राजा से, इसका देवपाल है या कुछ नाम है, उससे जो है युद्ध होगा। और युद्ध ऐसा नहीं कि थोड़ा सा 1-2 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 12 साल तक युद्ध हुआ। 12 साल तक युद्ध करने के बाद आखिरकार जीतता तो भारती चंद है। फिर भारती चंद एक स्वतंत्र राजा कहलाएगा। इसलिए क्वेश्चन आता है कि सोमचंद का स्वतंत्र राजा कौन था, या सोमचंद का हाँ ऐसे ही कि जिसने डोटी के राजाओं को टैक्स देने से मना कर दिया, इस टाइप से क्वेश्चन है, तो भारती चंद था, ठीक है। उसके बाद भी 12 साल तक बताओ उसकी सेना युद्ध लड़ती रही, उसकी भी कहानी है, आगे बताऊंगी। तो मांडलिक राजा का मतलब यही होता है कि जब
और ये किसको देता था एग्जैक्ट? डोटी का राजा था एक उस समय पे, जयदेवमल। वहां भी तो कोई ना कोई राजा रहा होगा, जयदेवमल, है ना। तो इसको जो है ये क्या है, टैक्स देता था। कौन? सोमचंद, डोटी के राजा को, जयदेव मल को। यहाँ तक एक क्लियर होगी बात। आगे देखते हैं अब। डोटी के राजा मलवंशी थे जिन्हें रैका कहा जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी थी, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है। तो डोटी के राजा कैसे थे? मलवंशी। अच्छा, ये सब ना जो ये है, मतलब ये डोटी पढ़ रहे हो आप, या ये ब्रह्मा देव का पढ़ रहे, ये सब कत्यूरी के टुकड़े भाग थे। जब 13वीं शताब्दी में कत्यूरी टूटा था तो अलग अलग एरिया में, पाली पछाव में चला गया था, डोटी में चला, डोटी के मलवंश में चला गया था, अस्कोट के रजबार में चला गया था। मूल वंश, मूल शाखा तो कत्यूरी में ही रही थी, है ना, जो हम पढ़े थे। अशांति देव लास्ट जो है, ब्रह्मदेव, ये मूल शाखा वाला। तो ये अलग अलग, तो ये सब उसी के टुकड़े के भाग है। ये सब वही कत्यूरी के अलग अलग जगह बसे हुए भाग थे। तो अब पूरा सिस्टम तो है नहीं कि क्यों इसको कर दे, कोई ना कोई तो हिस्ट्री रही होगी कि भाई ये डोटी के राजाओं को टैक्स देते थे, है ना। तो उतना डिटेल से तो फिर आपको जो है कहीं मिलेगा भी नहीं और है भी नहीं, क्योंकि अलग अलग किताब में थोड़ी थोड़ी लिमिटेड चीजें हैं। सोर्स भी आपके पास उत्तराखंड की हिस्ट्री जानने की लिमिटेड है। अगर आप गूगल वगैरह करते हो तो कोई सॉलिड जानकारी आपको नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है। और जो मिलती भी है वो ऊट पटांग उल्टी पुल्टी मिलती है। बाकी किताबों में भी, जैसे किताबों को आप 5-7 किताबें पढ़ोगे तब समराइज करना पड़ता है, तब अगर उससे जो है लेने पड़ते हैं चीजें, है ना, सोर्स कम है आपके पास, है ना। तो डोटी के राजा कैसे थे? मलवंशी थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? रैका कहा जाता था। रैका कहा जाता था। तो रैका एक तरीके से उपाधि थी, सिंपल सा अगर आप ऐसे समझोगे तो उपाधि थी, ठीक है। आगे आ जाते हैं सीधे पॉइंट पे। सोमचंद जो है, इसने कुमाऊं में पंचायती राज की स्थापना इसी को श्रेय जाता है। कुमाऊं में पंचायती राज, ठीक है। कुमाऊं में पंचायती राज, पंचायती पंचायती राज की स्थापना किसने करी? सोमचंद ने। एपण कला भी सोमचंद ने ही शुरू करी, ठीक है, एपण कला। अच्छा बताना, उत्तराखंड ऑफ, मतलब उत्तराखंड की एपण कला गर्ल किसे कहा जाता है ना। कुमाऊं में एपण कला की शुरुआत, कुमाऊं में तो एपण कला की शुरुआत सोमचंद ने करी थी दैट टाइम पे, लेकिन अभी एपण कला क्या, किसको कहा जाता है? एपण कला गर्ल किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में एपण गर्ल ऑफ कुमाऊं, है ना। तो ये कहा जाता है मीनाक्षी खाती को। क्वेश्चन आया हुआ है, मीनाक्षी खाती, एपण गर्ल इसको कहा जाता है। क्या है ये? एपण गर्ल। दोबारा इन्होंने शुरुआत करी थी। एपण, एपण होता है ना, एपण समझते हो? कुमाऊं में ही होता है एपण। जैसे घर वगैरह होता है तो घर की जो ऐसे सबसे नीचे, जैसे मान लो ये घर है और ये दीवार है, तो इधर इधर में शायद ऐसे कुछ ऐसे डिजाइन बनाए जाते हैं इस टाइप से, है ना। क्योंकि एक मेरी दोस्त है कुमाऊनी, उसने मुझे बताया था इस टाइप से एपण बनते हैं त्योहारों पे तो बेसिकली। तो इसको कहा जाता है एपण गर्ल, किसे कहा जाता है? मीनाक्षी खाती को कहा जाता है। ऊपर देखेंगे, टैक्स कलेक्ट करने के लिए ये कुछ पद बनाता है। तो इसने वो 5 भागों में तो बांट ही दिए थे, बाकी इसने गांव गांव पे, छोटे छोटे गांव पे, जैसे वो तो एक पूरे एरिया भूभाग को देखेंगे, बड़ा सा एरिया, है ना। मान लो एक जगह है, इसका नाम है दुखपुर। क्या है? दुखपुर, है ना। अब इस दुखपुर में, ये पूरा दुखपुर है, पूरा का पूरा दुखपुर, इस दुखपुर में छोटे छोटे गांव होंगे, है ना, छोटे छोटे ऐसे गांव होंगे, कई गांव होंगे इस पूरे दुखपुर में। तो इन गांवों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए फिर इसने क्या कर दिया, गांव में टैक्स कलेक्ट करने के लिए इसने कुछ पद बनाए कि गांव गांव से टैक्स कलेक्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन आया है, बूढ़ा, सयाना, इनको पदों का नाम था, और कमीन, कमीना नहीं, कमीन, ठीक है। तो ये जो है कमीन, कमीन होगा ये, बूढ़ा, सयाना और कमीन। कमीना मत लिख देना, बूढ़ा, सयाना और कमीन, ठीक है। तो ये पद, ये जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो पद इसने बनाए थे, ठीक। यहाँ तक हो गया बात। अब उसके बाद सोमचंद की मृत्यु कैसे हुई, कैसे हुई, है ना। तो नॉर्मल तो किसी से युद्ध वुद्ध करते नहीं हुए, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो स्थापित करेगा साम्राज्य को वो स्थापना करने में लग जाएगा, वो नया नया इनोवेशन करने की सोचेगा कि और क्या मेरे उसमें होना चाहिए, है ना, मेरे साम्राज्य में क्या क्या होना चाहिए। जैसे कोई घर बनाता है है ना, घर बनाता है, तो घर बनाने में क्या होता है कि उसका ध्यान रहता है कि ऐसे डिजाइन बनाऊंगा, खिड़की का ऐसा डिजाइन होना चाहिए, एंट्री ऐसी होनी चाहिए, गेट ऐसे बनाऊंगा। वो पूरी जिंदगी उसकी उसी में चली जाती है। फिर रहने वाला जो उसके अंदर होगा, है ना, तब वो किस तरीके से उस घर को रख पाता है, उतनी ही केयर कर पाता है, नहीं, ये एक अलग बात है। तो सेम चीज है, सेम चीज है। सोमचंद ने क्या किया था, साम्राज्य स्थापित किया था, तो वो अलग अलग चीजें सोचता था कि ये भी उसके साम्राज्य में होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, है ना।
मृत्यु हो गई होगी। फिर सोमचंद का बेटा आया, है ना, आत्मचंद। द्वितीय राजा कौन बना? आत्मचंद। अब आपको आत्मचंद, आत्मचंद, सोमचंद के बाद राजा बना आत्मचंद। उत्तराधिकारी भी आप किसको बोल सकते? सोमचंद का उत्तराधिकारी था ये। और डोटी, सॉरी सॉरी सॉरी, कत्यूरी रानी से उत्पन्न पुत्र था। कत्यूरी रानी से उत्पन्न पुत्र होगा भाई, क्योंकि सोमचंद की शादी किससे हुई थी? ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव क्या था? कत्यूरी था। तो कत्यूरी की बेटी थी चंपा, और चंपा से ही उत्पन्न पुत्र था कौन? आत्मचंद। ज्यादा इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। और इसने भी लगभग जो है 19-20 सालों तक शासन किया। लेकिन इसके बारे में, इसने शासन में क्या किया पता नहीं, पिता की ही जो बनाए बनाए साम्राज्य होगा, थोड़ा बहुत उसी को घसाड़ पसाड़ करके इसने बड़ा किया, है ना, आत्मचंद। फिर तीसरा राजा आएगा आपका आत्मचंद के बाद। तीसरा राजा है, मतलब चंद वंश का तीसरा राजा है पूर्णचंद। ठीक है, पूर्णचंद, इसका नाम देख रहे हो, पूर्ण है, ये आत्म है, ये पूर्ण है ना, पूर्णचंद। तो पूर्णचंद 1066 से, अगर हम देखेंगे, वैसे आपको ये याद नहीं रखना है, पर ठीक है, अगर थोड़ा बहुत कुछ चीजें, तो ये शासन बना तीसरा राजा। शिकार खेलने का शौकीन था, पूर्ण था ये। इसने कहा नाम ही मेरा पूर्ण है, कुछ करने की जरूरत क्या है मुझे, है ना, नाम क्या है मेरा, पूर्ण है, और कुछ करने की मेरे को जरूरत है ही नहीं। तो शिकार खेलता था, है ना, और शिकार खेलने का अपना पूरा शिकार, इतना शौकीन था ये कि इसने राजकाज पर ध्यान ही नहीं दिया, है ना, राजकाज पर इसने क्या है, ध्यान ही नहीं दिया। और ध्यान नहीं दिया तो फिर क्या हो गया, सिंपल सी बात है, तो फिर क्या है, और इसने जितना भी पैसा था किसका, साम्राज्य का, उस सारा का सारा भाबर में शिकार खेलने पे लगा दिया। जितना पैसा अभी तक आत्मचंद और वो सोमचंद ने किया था, तो भाबर में इसने क्या कर दिया था, शिकार खेलने पर लगा दिया। भाबर में शिकार खेलने पर इसने लगा दिया, ठीक है, खेलने पर इसने पूरा का पूरा पैसा लगा दिया। ठीक, तो इसका मतलब ये अच्छा राजा साबित नहीं हुआ, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा पढ़ना ही ना। बोला नाम ही पूर्ण है, कुछ करने की ज्यादा मेरे को है नहीं, नाम से ही काम चल जाएगा। ठीक है, फिर चौथा राजा आता है, फोर्थ राजा, किसका, चंद्रवंश का, इंद्रचंद। इंद्रचंद, अब इंद्रचंद जो है, नाम है इंद्रचंद। इंद्रचंद इंद्र की तरह ही घमंडी है, इसको कहा जाता है कि इंद्र की तरह ही घमंडी राजा था, है ना। तो घमंडी था, सीधे मुंह ढंग से बात नहीं करता था, हर टाइम गुस्से में रहता था, है ना, और खुद को इंद्र के समान समझता था। मतलब इसने सोचा नाम मेरा इंद्र रख दिया तो मैं इंद्र की तरह ही हो गया, घमंडी रहता था, एटीट्यूड बोलते हैं ना जिसको आज की भाषा में, वो था ये। ठीक है, दूसरा है, इसने अच्छा, इसने एक अच्छा काम किया अपने उसमें, रेशम, है ना, रेशम का व्यापार इसने शुरू कर दिया तिब्बत के साथ। रेशम का व्यापार, है ना, रेशम का व्यापार तिब्बत के साथ इसने शुरू कर दिया था। रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य इसने, रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का इसने कार्य किया, और रेशम का व्यापार फिर करना शुरू कर दिया, किसके साथ, तिब्बत के साथ। तो ये आया क्वेश्चन है भाई, ये आया क्वेश्चन है PYQ। ठीक है, PYQ। अब इसी के समय पर यह पहला ऐसा राजा था जिसने तिब्बत और नेपाल रेशम का व्यापार, अच्छा तिब्बत के साथ नहीं, नेपाल के साथ, सॉरी, तिब्बत के साथ तो मुझे उसका याद आ रहा है, किसका, कौन था, कनिष्क, नेपाल, नेपाल के साथ इसने शुरू कर दिया था। यह पहला राजा था जिसने नेपाल और भारत के क्या कर दिया था, रेशम का व्यापार किया। और जो ये व्यापारी होते थे, मतलब जो रेशम का व्यापार करते थे, आया क्वेश्चन है ये भी, इसको कहा जाता था पटुआ। इन व्यापारियों को कहा जाता था पटुआ या पटवे। किसको, जो रेशम का व्यापार करते थे उन व्यापारियों को क्या कहा जाता, पटवा या पटवे कहा जाता था। ठीक, एक बात हो गई। दूसरा जो है, इसमें एक प्रथा चली थी, ये क्वेश्चन भी आया, पटरंग, गलत लिखा है मैंने, पटरंग, रंग, है ना, पटरंग वाली प्रथा, समझते हैं ये पटरंग वाली प्रथा क्या थी। देखिए पटरंग वाली प्रथा में दो चीजें मेरे को मिली। एक तो ये मिला कि एक पटरंग वाली प्रथा थी कि उस समय पर एक, मतलब ऐसी हवा ने, जैसे एक चोटी काटने वाली कहानी चलती कि भाई कोई चोटी काट रहा है, चोटी काट रहा है, तो ऐसे ही एक अफवाह एक अफवाह, पानी तो है नहीं, एक अफवाह फैली थी कि जो जितना ज्यादा झूठ बोलेगा उसका रेशम उतना ज्यादा अच्छा होता था। ऐसी कोई अफवाह चली कि खूब झूठ बोलो तो रेशम अच्छा होगा, एक तो ये मान्यता चलती है, इसी को पटरंग वाली प्रथा कहा गया। दूसरा कहा गया कि रेशमी वस्त्रों के रंग को पक्का करने के लिए, है ना, कि रेशमी वस्त्र, मतलब जो रेशमी वस्त्र बनते थे उनके रंगों को, मतलब जैसे बोलते हैं ना इसका कलर उतर रहा तो खूब पक्का हो जाए, उसके लिए फिर क्या करते थे, है ना, उसको पटरंग वाली प्रथा कहा गया।
कि भाई रेशमी वस्त्रों के जो कलर हैं वो और पक्के हो जाए, उसी को पटरंग वाली प्रथा भी कहा गया है ना। पक्का करने के लिए कुमाऊं में झूठी खबरें फैलानी, कि भाई जितनी झूठी खबरें फैलाओगे, यही है घुमा फिरा के कि भाई आप पक्का करोगे रेशम कपड़े और ज्यादा रेशम मतलब पक्का होगा कलर, आप जितना झूठ बोलोगे कलर उतरेगा नहीं। एक तो ये हो गई, एक ये हो गया कि जितना झूठ बोलोगे उत्पादन ही रेशम का खूब होगा। अब ये दो मान्यताएं हैं, दोनों ही पटरंग वाली प्रथा कहा जाता है, किताबों में दोनों की ही देख लेना है ना। यूके, अच्छा एक एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आप लिखोगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उत्तराखंड में रेशम विभाग का बोर्ड यानी कि सिल्क है ना, सिल्क डिपार्टमेंट जो है वो कहाँ है, मतलब सिल्क बोर्ड कहाँ है, तो बोर्ड का हेडक्वार्टर पूछा है, तो यही हेडक्वार्टर कहाँ है सिल्क बोर्ड का, तो ये है आपका हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर तो ये है आपका यही मतलब प्रेमनगर में। क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपने देखा भी होगा, चौक पे ही है एक है ना। और उत्तराखंड में रेशम बोर्ड का हेडक्वार्टर, रेशम बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ है, प्रेमनगर देहरादून में है। और इसके बाद, अच्छा इसके बाद लगातार नाम आएंगे आपके राजा के नाम। शुरू देखिए, सबसे पहले है सोमचंद है ना, ये तो फिर हट जाएगा, पता है मुझे को, सोमचंद। फिर आपके सोमचंद के बाद क्या है, सोमचंद का बेटा कौन हुआ, देखिए आत्मचंद हुआ, कुछ किया धरा है नहीं, आत्मचंद। फिर आत्मचंद के बाद कौन हुआ है ना, आत्मचंद हुआ। फिर हुआ आपका दूसरा राजा, फिर पूर्णचंद हुआ है ना, पूर्णचंद, इसने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो शिकार खेलने। और तीसरा फिर क्या हुआ आपका, इंद्रचंद है ना, इंद्रचंद हुआ। फिर इसके बाद जो है लगातार कितने राजा, इसके बाद देखो, इसके बाद हुआ एक आत्मचंद, नहीं सॉरी संसार चंद है ना, संसार चंद, कुछ किया धरा है नहीं, कहानी फिर बनेगी नहीं, मैंने आपको बोला खाया पिया और चल दिए, फिर कोई कहानी नहीं है। संसार चंद है, फिर इधर ही है सुधा चंद, ये भी कुछ किया नहीं, सुधा चंद। फिर सुधा चंद के बाद जो कुछ किया धरा नहीं उसको हम सीधा सीधे लिखेंगे हरिचंद है ना, हरिचंद। और हरिचंद के बाद आया वीणा चंद, ठीक है, वीणा चंद। तो आपको नाम याद नहीं रखने हैं, नहीं भी रखोगे काम चल जाएगा, शुरू के 4 याद रख लीजिए। कभी कभी ऐसे पूछता है कि कौन सीक्वेंस है, शुरुआती 4 या लास्ट के 4, ऐसे पूछ लेगा आपसे। रैंक बहुत कम पूछता है ना। तो ये वाला थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट शुरू शुरू के। अब देखिए, इसके बाद इंद्रचंद के बाद संसार चंद, सुधाचंद और हरिचंद, इन्होंने कुछ नहीं किया, इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है। वीणा चंद आ जाएगा, वीणा चंद की थोड़ी सी हिस्ट्री है, तो इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट किसमें, नेक्स्ट वीडियो में है ना। तो यहाँ तक फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, कुछ ऐसा है नहीं, इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है, कुछ कुछ राजा हुए, बहुत अच्छे काम भी इन्होंने किए, बहुत वैसे भी किए, उनको हम देख लेंगे धीरे धीरे है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं।